नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में शादी के मेहमानों को ले जा रही एक बस के खाई में गिर जाने से कम 25 लोगों की मौत हो गई। पौड़ी गढ़वाल इलाके में दुर्घटना स्थल पर रात भर चले अभियान में करीब 21 यात्रियों को बचाया गया है। बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे। पुलिस उप महानिरीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस और एसडीआरएफ ने रात में 21 लोगों को बचाया और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पौड़ी के सिमडी गांव पहुंचे, जहां यह दर्दनाक हादसा हुआ था। इस दौरान सीएम धामी ने, आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी के साथ एमओएस डिफेंस अजय भट्ट भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि राज्य सरकार परिवारों के साथ खड़ी है और दुखद बस दुर्घटना की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली जा रही है। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये बारात आई लालढंग से और यहीं से इसको जहाँ पे ये दुर्घटना हुई, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ये दुल्हन का गांव पड़ता है कांडा तला, और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। रात को करीबन 6:45 या 7 बजे के लगभग, और हम बहुत दुख की बात है, पूरे क्षेत्र में एक बड़ा शोक की लहर समझो कि माने पूरे परिवार लोगों के। अभी हमने रात को जब हम यहाँ पे 11 बजे पहुँचे, हमने देखा तो कई लोगों के पूरे परिवार चले गए इसमें, और क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी हानि और बड़ी दुखद घटना हुई है। वहीं पौड़ी में हुए हादसे पर डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि खाई से 2500 बरामद किए जा चुके हैं। बस में करीब 45 लोग सवार थे। में जो है बस हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ, इसमें 45 से 47 लोग थे और हमने जो है 20 लोग निकाले। रात भर ऑपरेशन चला, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चला, 20 लोग निकाले, उनको हॉस्पिटलाइज कराया। अभी तक की हमारी जो सूचना है उसके हिसाब से इनमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, और जो 20 लोग हैं इनमें भी 2-3 लोग क्रिटिकल हैं, और एक आध आदमी जो है हो सकता है जो और बचा हो, क्योंकि उन्होंने कोई कह रहा है 45 + 2 थे, ड्राइवर और कंडक्टर को मिला के हटा के 45 थे, कोई कह रहा है वैसे 45 थे, तो मैक्सिमम 47 थे, मिनिमम 45 थे। तो मैंने कहा 25 जो है उनको मान लीजिए मृत मान लीजिए, और 20 हमने ऊपर लाए जिनको हॉस्पिटलाइज करा, उनमें से 2-3 लोग क्रिटिकल भी हैं। ये बॉडी का हादसा, और हमारा अभियान वहाँ चल रहा है लगातार, और बॉडीज को ऊपर लाया जा रहा है। उनमें से इनमें से 25 में से 15 बॉडीज को ऊपर लाया जा चुका है। सर, कल उत्तरकाशी में भी हादसा हुआ है, उस पर क्या डिटेल नहीं? उसमें भी अपडेट है। आज मौसम खुला था, हेली रेकी हुआ, फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से हमारी जो एसडीआरएफ आईटीबीपी की टीमें थी, निम की टीमें थी, उनको ऊपर ले जाया गया। ये जो घटना बेस कैंप 13,000 फुट पे है, घटना 17,000 फुट के आसपास की है। तो वहाँ से कल बता रहे थे 26 मिसिंग है, 4 बॉडीज हैं। आज जो है 6 बॉडीज और मिली, टोटल 10 बॉडी वहाँ मिल चुके हैं अभी तक, और हमारी टीमें वहाँ लगी हुई हैं। वहाँ कितने लोग गए थे वो एग्जैक्ट डाटा। हरिद्वार में लालढांग गांव से रवाना हुई बारातियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद लालढांग गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव में युवक संदीप के घर शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। बारात में शामिल गांव और रिश्तेदारों के 25 लोगों की मौत की खबर के बाद दूल्हे के घर में चीख पुकार मची हुई है और घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि भी संदीप के घर सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। बस दुर्घटना से आपको बता दें कि ग्रामीण सन्न हो गए हैं। कोई घटना हुई है, क्या घटना हुई है, क्या पता चल रहा है आपको उसके बारे में? सर, ये लालढांग से बारात गई थी हमारे भांजे की, और न जवाई जी बारात गई थी यहाँ से रिकनिकाल कांडा, और उसके बाद 5 बजे मतलब फ़ोन आया था हमारे भांजे का कि हम रिकनिकाल पहुँच गए, और 5 बजे के बाद कोई फ़ोन नहीं आया सर। और उसके बाद जो है कि सुनाई दिया कि वहाँ बस जो है खाड़ी में गिर गई। तो सर अभी तक कोई वो पता नहीं चल रहा है। हमारे भी एक लड़का है, दामाद है मथुरा प्रसाद धर्मेर से यहाँ,
अभी तक कोई वो नहीं आया कि मतलब वो मिल ही नहीं पाई कि क्या नहीं हुआ। कितने लोग थे कुल बारात में, कैसे बारात में से 60, 50, 55 आदमी थे और अभी तक दुर्घटना का कोई पता नहीं चला कि साहब फोन लग नहीं रहा है, फोन लगा रहे हैं यहाँ से तो फोन नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर सब लोग आए थे, क्या कहते हैं उनको, विधायक लोग भी आए थे और पुलिस वाले कर्म हमारे भाई जो पुलिस वाले हैं वो भी आए थे, सब हमारी जान पहचान यहाँ से लेकर गए थे। अच्छा, और मीडिया वाले भी गए थे। कैसे माहौल हो गया? आप तो शादी की तैयारी में लग रहे थे सब वो शादी की तैयारी में थे, बारात चली गई थी मतलब। और उसमें जाके वो क्या कहते हैं कांडा की बोली सब क्या कहते हैं सिमड़ी गांव के नजदीक में जो है बस दुर्घटना हुई। अब उसने में जाने कितने पर। देहरादून के टैक्सी यूनियन ने यात्रा सुविधा समिति रेलवे की सदस्य गीता ठाकुर को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में दून टैक्सी ओनर एसोसिएशन का कहना है कि मसूरी बस स्टैंड और जीआरपी थाने के बीच वाली भूमि 2015 तक टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से संचालित की जाती थी, लेकिन कुछ वक्त से प्राइवेट टेंडर जो इस वक्त राजकुमार नामक व्यक्ति के पास होने की वजह से संचालन आपसी लोगों के बीच में ही किया जा रहा है। इस वजह से टैक्सी चालकों को ग्राहकों की कमी होने के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब टैक्सी यूनियन के सदस्य मांग कर रहे हैं कि रेलवे बोर्ड इस मामले में कार्रवाई करने के पश्चात टैक्सी एसोसिएशन का बूथ उन्हें वापस दिलवाए। हमारा जो बूथ है ये हमको वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कहने पर डीएम द्वारा और रेलवे के अधिकारियों की बैठक द्वारा हमें बूथ दिया गया था और उस बूथ में कोई किराए की बात नहीं हुई थी। फिर भी इन्होंने हमारे को 2019 में नोटिस दिया कि आप इसका किराया दीजिए। 2030 रुपये के हिसाब से हमने इसका किराया 6,10,827 रुपये का ड्राफ्ट बनाकर इनको दिया। किराया लेने के बावजूद उसके बाद यहाँ पर ट्रेनें बंद हो गई। ट्रेनें बंद होने के बाद इन्होंने वो किराया छोड़ा। हमने फरवरी का 2020 तक का किराया पे कर रखा है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, 2 साल तक ये बूथ बंद पड़ा रहा। बूथ क्या, पूरा हिंदुस्तान बंद पड़ा रहा। इन्होंने उस बूथ को हमें देना चाहिए था, लेकिन हमें बूथ ना दे करके यकायक एक टेंडर करा देते हैं और टेंडर ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसको केवल पार्किंग का अनुभव है, पार्किंग ही चला सकता है। वे पार्किंग की कैटेगरी है, जो टेंडर हुआ है पार्किंग कैटेगरी में है। लेकिन अब ये जो लोग हैं ये सवारियां भी ले जाने का कार्य कर रहे हैं और वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों को हमारा बूथ वापस चाहिए। इस आशय से हमने माननीय गीता ठाकुर जी को, अभी जैसे आपने सुना है उनको भी सुन रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है जो मेरी अभी तक संज्ञान में है कि ये टैक्सी यूनियन एक परिवार है और परिवार में जहाँ ज़्यादा लोग आ जाते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा मामूली सी बात है। लेकिन जो आपस में ये लोगों को बिठाऊंगी और इन लोगों को बैठ के जो सोल्यूशन इन्हीं के पास है। मुख्यमंत्री जी, पीएम साहब के पास, गीता ठाकुर के पास सोल्यूशन नहीं है। क्यों? ये एक ही परिवार है। कहा सुनी कुछ बातें इनको भी परिवार पालना है। उन्होंने वो भी पैसे दे रहे हैं, ये भी पैसे दे रहे हैं। लेकिन बात क्या आती है, मैं पैसेंजर सर्विस कमेटी में हूँ तो मुझे पैसेंजरों की है परेशानी कि पैसेंजर सुबह 4 बजे भी आते हैं, रात के 12 बजे भी आते हैं, कोई समय नहीं है। लेकिन उनको दोनों पक्षों को देखते हुए उनको पैसेंजरों को कैसे पता है ये यूनियन का है और ये नहीं है। तो इसके लिए हम दोनों पक्षों को बिठाएंगे और दोनों से बराबर की बात करेंगे। जो ये दोनों लोगों का एक परिवार पहले जैसे था वो एक आज तो ये परेशानी लग रहा है। लेकिन इतना मैं इन लोगों को बता दूं कि उत्तराखंड में देहरादून पहली मिसाल बनेगा जो टैक्सी यूनियन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में आरोपित हाकम सिंह रावत के तहसील मोरी के सांकरी में स्थित रिजॉर्ट के वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मंगलवार को प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए टीम भेजी गई। राजस्व विभाग और गोविंद वन्य जीव विभाग की ओर से संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण को लेकर नाप जोख की गई। नाप जोख में वन विभाग के मुनारे क्षतिग्रस्त पाए गए, जिसके बाद वन विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त मुनारों की पुनः मरम्मत कार्य की गई। आपको बता दें कि साथ ही वन भूमि के अवैध अतिक्रमण को लेकर चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया। फिलहाल अतिक्रमण की गई भूमि को सील कर दिया गया है। अब अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया गया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस समय चंपावत के टनकपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आपको बता दें कि पूर्णागिरी मार्ग ठुलीगाड़ में नेटवर्क समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं अब प्रशासन और शासन भी नेटवर्क समस्या निस्तारण के लिए कमर कस ली है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 46 नए टावर तहसील पूर्णागिरी क्षेत्र में लगाए जाने हैं। इसमें पूर्णागिरी मार्ग ठुलीगाड़ और डांडा गुडम क्षेत्र के साथ अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। पूर्णागिरी तहसील क्षेत्र में कई हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नेटवर्क का काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। इसमें ख़ास तौर से जो हमारा ग्रामीण इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है और माता पूर्णागिरी दर्शन के लिए जो जाने वाला रास्ता है, वहां पर कई स्थलों पे नेटवर्क की दिक्कत हमेशा रहती है। इसके दृष्टिगत हमारे द्वारा पूर्व में भी रिपोर्ट प्रेषित करी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अब हमारे यहाँ पर कई टावर्स, हमारी तहसील में 46 टावर नए लगने हैं, जिसमें कि ठुलीगाड़ और पूर्णागिरी क्षेत्र भी उसमें इंक्लूड है। कल से 3 तारीख से हमारे द्वारा इसकी सर्वे भी करी जा रही है और ज़मीन आइडेंटिफाई करी जा रही है BSNL के साथ, जहाँ पे टावर्स लगेंगे। तो इसमें हमारा जो पूरा तल्ला पाल क्षेत्र है, जिसमें कि डांडा बुड़म का जो इलाका आता है वहाँ पर, और माता पूर्णागिरी क्षेत्र में कई जो स्थल पूर्व में चयनित किए गए थे, वहाँ पर ज़मीन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इस हफ्ते में ज़मीनों का क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर वो टावर लगेंगे और उसके बाद हमें उम्मीद है कि यहाँ पर नेटवर्क की। नैनीताल में वन्य प्राणी सप्ताह के चौथे दिन पक्षी अवलोकन और प्रकृति भ्रमण कार्यक्रम के साथ ही हाथी दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं स्थानीय महिलाओं के लिए स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्कूली बच्चों ने हाथी को फल और गुड़ खिलाया। साथ ही उन्हें वन्य जीव प्रेमी संजय चिब्बाउल की ओर से हाथियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई। बता दें कि वन्यजीव प्राणी सप्ताह के अंतर्गत चौथा दिन हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे में रामनगर की बिजरानी गेट में हाथी दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों को वन्य जीवों के व्यवहार और उनसे संबंधित कई जानकारियां दी गई। वन्य प्राणी सप्ताह का चौथा दिन था और आज हमने इसको हाथी दिवस के रूप में मनाया। और इससे पहले हमने सुबह पक्षी अवलोकन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे स्थानीय नेचर गाइड और स्कूली बच्चे और हमारे NGOs उसमें आए थे, प्रतिभाग किया और सुबह अच्छा प्रोग्राम उनके द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया। बच्चों ने पक्षियों के बारे में जानकारियाँ जुटाई पक्षी अवलोकन के दौरान। और उसके बाद हमारा हाथी दिवस मनाया गया अमडंडा वन परिसर में, जहाँ पर स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसको हाथी की बच्चों को जानकारी दी गई, हाथी के बारे में बताया गया, उसकी आदतें, उसका हैबिटेट, उसकी संबंधित जानकारी दी गई। तो बच्चों के द्वारा काफ़ी इसको एंजॉय किया गया और रुचि ली गई। राज्य सरकार उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशों पर और जिला अधिकारी चंपावत के निर्देशों पर पूरे चंपावत जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान को तेजी से डोर टू डोर किया जा रहा है। इसमें जिला पंचायत और तहसील स्तर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके अलावा जिन दुकानों पर प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका चालान भी किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशों में और जिलाधिकारी के महोदय के निर्देशों में हमने पूरे चंपावत जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध एक व्यापक जन अभियान चलाया हुआ है। विगत 2-3 हफ्ते से अभियान जारी है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ हम प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जन चेतना जगा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक किस तरह से प्रकृति के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, हम सबके खिलाफ है, कितना जहरीला है ये। साथ ही पम्पलेट्स के माध्यम से और बैनर्स के माध्यम से भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी टीम सिंगल यूज प्लास्टिक जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए चालान भी कर रही है और ये अभियान अभी जारी है। हमें नहीं बल्कि हम तहसील की टीम के साथ भी और विकासखंड के साथ भी ये अभियान हम लगातार जारी रखे हैं। अभी करीब केवल जिला पंचायत की टीम द्वारा 50 से ऊपर के चालान कर दिए गए हैं और तहसील की टीम के साथ और विकासखंड टीम के साथ करीब 80-90 चालान हो चुके हैं।
और कुल मिला के 10,000 से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है और करीब कुल मिला के 13-14 किलो प्लास्टिक प्राप्त हुई, जिसको उचित तरीके से निस्तारण कर दिया। त्रिस्तरीय चुनाव के बाद कोई न कोई मामला सामने आ रहा है। वहीं नारसन ब्लॉक के लाहबोली से बीडीसी का चुनाव लड़ी सायरा के खिलाफ गांव के ही मेहरबान नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया है। मेहरबान का आरोप है कि चुनाव के दौरान जीती हुई प्रत्याशी सायरा की, जो कि जोटीसी चुनाव आयोग में जमा की गई थी, वह फर्जी है। मेहरबान ने बताया कि मूल रूप से सायरा धनपुरा की रहने वाली है और उसकी शादी लाहबोली में हुई थी, जबकि जो 8वीं क्लास पास की टीसी चुनावी पर्चे के दौरान शामिल की गई वह उत्तर प्रदेश के पुरकाजी कस्बे के एक स्कूल की है, जो कि पूरी तरह से फर्जी टीसी है। सायरा बानो धनपुरा की रहने वाली थी, ग्राम लाहबोली में इसकी शादी हुई और इसने 8वीं के फर्जी कागजात पुरकाजी से बनवाए उत्तर प्रदेश से, और इसने चुनाव आयोग को भी अंधेरे में रखा, सबको गांव वालों को, और चुनाव लड़ा इसने ये फर्जी कागजात के ऊपर लड़ी है, जिसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग तक, राज्य चुनाव आयोग और इसके सब में हमने इसके कागजात इसके लिए भेज दिया। जो चुनाव के इसके स्कूल के फर्जी कागजात है वो साक्ष्य इसके हमारे पास है, सब मौजूद है। कोतवाली में हमने तहरीर दे दी, इंस्पेक्टर साहब अभी नहीं आए, बाहर गए हुए, वह जैसे आऊँगे उस पर संज्ञान लेंगे। इसमें ये चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, और जो इसने गलत किया उसकी इसको सजा मिलनी चाहिए। तो बीडीसी का चुनाव में जीत हासिल करी है, फर्जी जीत हुई नहीं की है, फर्जी कागजात। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।